हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं मॉडल पेपर के थ्रू, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हमारे मॉडल पेपर में टोटल 3 सेक्शन है, ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और इसमें एलिमेंट सी डी ई, मास नंबर दिया हुआ है 14, 40, 40 एंड एटॉमिक नंबर 7, 18, 20। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये हमारी शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये के शेल होता है, ये एल शेल होता है, आगे फर्दर एम शेल होता है, फिर एन शेल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 एंड 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये फुल नहीं है, मतलब इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होने में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमियां हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 18 का, 2, 8, 8, और ये टोटल 18 हो चुका है। देखिए स्टूडेंट, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे, फिर उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे, उसके बाद एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे। तो यानी कि ये कंप्लीट हमारा ऑक्टेट हो रहा है, और यानी कि जिसमें ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नोबल गैस। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, डी। इस केस में विच एलिमेंट, इसका आंसर आ गया डी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोबार्स। अब देखिए स्टूडेंट, आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके सेम मास नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें डी और ई का दोनों का मास नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, यानी कि डी एंड ई क्या होंगे, आपस में आइसोबार होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे आप, देखिए फर्स्ट के में लिखेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डी इज 18, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 288। द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, सो इट इज अ नोबल गैस। ओके स्टूडेंट, और इसका बी पार्ट कैसे लिखेंगे, द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। एलिमेंट डी एंड ई बोथ हैव सेम मास नंबर, दैट मीन्स 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट को अपने पेपर में लिख देना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक जिंक है और एक फॉस्फेट आयन है। फॉस्फेट आयन को कैसे लिखते हैं, PO4। अब देखिए जिंक पर कितना चार्ज है, टोटल +2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +2, और फॉस्फेट पर कितना चार्ज है, देखिए -1, -1 एंड -1, टोटल कितना होगा, -3। इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, टोटल -3। अब देखिए स्टूडेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जिंक पर कितना होगा, अब प्लस माइनस मत लिखना, सिर्फ आप Zn3 और PO4 का होल ट्वाइस, तो जिंक फॉस्फेट ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 रेशियो, और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक एटम में एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 2 एटम में कितने हुए, 32, तो यानी कि 12:32। अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3:8।
ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स थर्ड ऑर्बिट विच इज आउटर मोस्ट शेल, राइट ए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए स्टूडेंट ये इसका न्यूक्लियस है और फिर इसके बाद हमें के शेल में, ये के शेल होती है, ये एल शेल होती है और ये एम शेल होती है। तो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, के शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद एल शेल में कितने हैं 8, उसके बाद लास्ट शेल में कितने हैं, ये वाली शेल क्या हो जाएगी हमारी के एल एम, एम शेल हो जाएगी, इसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेकंड में पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर, तो स्टूडेंट देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 2 और 8 10 और 3 13, तो इसका एटॉमिक नंबर 13। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर है 13 वो ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, तो 13। और वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी स्टूडेंट्स, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, देखिए जब भी आउटर मोस्ट शेल में +1 हो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हो आउटर मोस्ट शेल में, 6 हो या 7 हो, तो 5 के केस में -3 होगी वैलेंसी, 6 के केस में -2 होगी और 7 के केस में -1 होगी। यानी कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो इनकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जब +1 और 2 या 3, मतलब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब इस केस में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में 3, तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी हो गई +3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हेल्थ सर्वे इन अ लोकेलिटी इट वाज फाउंड दैट सम चिल्ड्रन फॉल इल मोर फ्रिक्वेंटली दैन अदर्स लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इज दिस अ साइन ऑफ गुड इम्यून सिस्टम, और सेकंड पार्ट है, इज दिस अ साइन ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन। तो देखिए स्टूडेंट ए वाले पार्ट में क्या आंसर आएगा, नो। ओके स्टूडेंट, और इज दिस अ साइन ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन, तो इसका आंसर आएगा नो। अब वो क्यों आएगा स्टूडेंट, देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड इम्यून सिस्टम, only some children fall ill means that they have less resistance to disease which is due to poor immune system। और इसके बाद बी वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। इफ द चिल्ड्रन आर फॉलिंग इल फ्रिक्वेंटली इट मीन्स दैट दे माइट बी नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड हाइजीन। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये स्टेटमेंट को अपने पेपर में लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज एक्स कैन नॉट फाइट इवन माइनर इन्फेक्शंस एज इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। आइडेंटिफाई द डिजीज एंड स्टेट इज कॉजेटिव एजेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आएगा एड्स, और आप इसमें कॉजेटिव एजेंट लिखेंगे HIV वायरस। क्या लिखेंगे, HIV वायरस। ओके स्टूडेंट, और इसका जो और वाला पार्ट है वो, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज इन द अबव पिक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कुड बी स्प्रेड बाय दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉमन कोल्ड और कोलेरा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, देखिए पर्सन है और ये स्नीच कर रहा है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिए लार्ज जो ड्रॉपलेट्स होगी वो ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाएगी और इसकी कुछ ड्रॉपलेट्स इवापोरेट हो जाएंगी, और इसके बाद कुछ ड्रॉपलेट क्या होगी एयर करंट के साथ ट्रांसमिटेड हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो पॉजिटिव जो ये कोज करेगा ट्रांसमिशन जो होगा इसमें वो एयर के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें एयर के थ्रू क्या होंगे, जो इसके ड्रॉपलेट्स होंगे, इसके पार्टिकल्स हवा के साथ सेकंड पर्सन को, जो भी अदर पर्सन है उसको इन्फेक्टेड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एयर हो जाएगा। और इसमें जो कॉमनली डिजीज़ है वो कौन सी है, कॉमन कोल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, उस पर्सन को, जैसे ये पर्सन है तो ये एयर में ब्रीथिंग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो इसकी ड्रॉपलेट्स होगी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स वो इसकी ब्रीथिंग के थ्रू अंदर जाएगी और फिर इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा इसमें। तो ये वायरल फीवर का केस हो सकता है। ओके स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन में अपना आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमसे क्या पूछा था, नेम ऑफ द डिजीज, तो आप इसमें लिखेंगे एड्स और इसकी आप फुल फॉर्म भी लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, कॉजेटिव एजेंट, तो आप इसमें लिखेंगे HIV वायरस, और HIV वायरस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके स्टूडेंट, और इसका जो और वाला पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें पूछा था हमसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसमें आप एयर बता देंगे, और एयर के थ्रू हमें कौन सी डिजीज होती है, तो हम लिख देंगे कॉमन कोल्ड या कफ, जो हमें हो सकती है। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th विजिटेड अ थर्मल पावर स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट, दे केम टू नो अबाउट हाउ टू कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, टीचर है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमसे दो कंडीशन पूछी है, व्हेन कोल इज बर्न्ड एंड इन अ थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ये कोल जब भी बर्न होगा तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। ओके स्टूडेंट, और इन अ थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट, अब इसमें और वाला पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, द फिजिकल क्वांटिटी x इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है, पावर। आइडेंटिफाई द, अब हमसे ए में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी स्टेट इट्स SI यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क को x से डिनोट किया जा रहा है, और x को क्या बोलते हैं हम, पावर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर, ए पार्ट का। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है वाट। अब देखिए इसके बाद क्या पूछ रहा है, बी पार्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 15 वाट्स, व्हाट डज इट मीन्स। तो देखिए स्टूडेंट, वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि 15 वाट, यानी कि 15 वाट की मैं ये जूल और अपन सेकेंड, इस तरह से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। और देखिए क्वेश्चन 6 को आप किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट अपने एग्जाम में। सबसे पहले वाला पार्ट है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और सेकंड वाला है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और जो ये इसका और वाला पार्ट है उसमें आप क्या लिखेंगे, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हैंस द क्वांटिटी x इज पावर, इट्स SI यूनिट इज वाट। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद ये लिखेंगे आप बी वाला पार्ट, इफ द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 15 वाट, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इट कंज्यूम्स 15 जूल्स पर सेकेंड, यानी कि ये 15 जूल्स को कंज्यूम करेगा पर सेकेंड में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज द पुश और पुल अपॉन द ऑब्जेक्ट विच रिजल्ट्स ड्यू टू its interaction with another object. This force is directly proportional to the mass object depending on the fact. ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्रेविटेशन लॉ के बारे में ही मॉडिफाइड करके बताया हुआ है। तो देखिए ए वाला पार्ट क्या पूछा है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, और सेकंड वाला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। तो देखिए स्टूडेंट, ये दो मास है, तो हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट को एज्यूम करा। ए पॉइंट पर मास है m1 और बी पॉइंट पर मास है m2, और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, d। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 m2, और इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो f को मैं क्या लिख सकता हूँ, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस में जब एक मास को डबल कर दिया जाए, m1 बराबर 2m1, तो देखिए स्टूडेंट, अब इस केस में f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g, m1 की जगह क्या रखेंगे, 2m1, और m2 की जगह m2 ओनली, और अपॉन d स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f1 इक्वल्स टू g, और 2 को आप बाहर ले लीजिए, और ये m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ क्या थी हमारी, ये चीज़ इसके बराबर थी f के इक्वल्स टू, ये चीज़ जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये f के बराबर थी, यानी कि हमारा f1 क्या आ जाएगा, अब इस केस में f1 क्या आ जाएगा, 2f, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि फोर्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फोर्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने फॉर्मूला जनरेट करा था, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर।
अब देखिए स्टूडेंट, F1 की वैल्यू क्या होगी, अगर D को हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, यानी कि D को हमने कर दिया 3D। ओके स्टूडेंट, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन D की जगह 3D का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस में क्या होगा, F1 इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन 9D स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, F1 इक्वल्स टू ये G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ F के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, F अपॉन 9। तो इस केस में क्या आएगा स्टूडेंट, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 1/9 लेस हो जाएगा। जो ओरिजिनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका 1/9 रिड्यूस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है वो क्या है, द गिवन टेबल शो G एट इक्वेटर एंड पोल, इट इज सीन इक्वेटर। देखिए स्टूडेंट, इसकी पोजीशन अर्थवाइज ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है। इक्वेटर पे ये 9.78 होती है और पोल पर ये 9.83 होती है। तो देखिए स्टूडेंट, G की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होती है, अर्थ पर, पोल पर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर मिनिमम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो ग्रेविटी होती है उसको हम ये लिख सकते हैं G M अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम पोल की बात करते हैं, सपोज कीजिए हमारी अर्थ है, तो ये क्या होती है, पोल, ये वाली रेडियस क्या होती है और ये वाली रेडियस। इक्वेटर, ये वाला क्या होता है, इक्वेटर, और ये होता है पोल। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस में ये कैपिटल R मान लीजिए, तो स्मॉल r क्या होता है, लेस देन होता है, और कैपिटल R ग्रेटर देन होता है। मतलब R, ये वाला कैपिटल R इक्वेटर वाला, ये बड़ा होता है और स्मॉल r छोटा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर के केस में क्या होगा, R ज़्यादा होगा। जब ये चीज़ ज़्यादा होगी क्वांटिटी में, तो G की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ओके स्टूडेंट, और जब हम पोल की बात करते हैं, पोल के केस में क्या होगा, R की वैल्यू क्या है, कम है, तो इस केस में G की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो पोल पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और इक्वेटर पर लेस आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है, और अब हम सेक्शन B को करते हैं। तो सेक्शन B का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पेपर निशा टू क्लासीफाई फॉलोइंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देन वैलेंसीज, बट शी वैलेंसीज व्हाट इज कैटायन, हेल्प हर आंसर बिलो द क्वेश्चन। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी। तो स्टूडेंट, वैलेंसी क्या होती है, मान लीजिए दो एटम्स हैं, और अभी हमने डिस्कस किया था एक एटम में क्या होती हैं, ऐसी शेल्स होती है एक एटम में, ये K शेल होती है, ये L शेल होती है। ऐसे ही इस एटम में होगा K शेल, L शेल। तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की कंबाइन करने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी। ओके स्टूडेंट, कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कितनी जल्दी कॉम्बिनेशन करेगा, वो उसके आउटर मोस्ट शेल पर डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद बी वाला पार्ट क्या है, डिफाइन कैटायन। तो देखिए स्टूडेंट, कैटायन क्या होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कैटायंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज्ड एलिमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, सी वाला पार्ट क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कैटायंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज, NH4+, Al+++। तो आप इसमें एग्जाम्पल कैटायन के ये भी लिख सकते हो, NH4+ और Al+++। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें +1 है, जब एक बार सिंगल बार +1 आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट। और अब इस केस में देखिए +++ यानी कि 3, इसमें 1 टाइम आया था, इसमें 3 टाइम, तो इस केस में हम क्या कहेंगे,
ट्राइवैलेंट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, आप वैलेंसी को कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में, वो ऐसे लिख कर आएंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म एज पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इन एक्सप्रेस बाय द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। और आप पेपर में अपने डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। ये आप न्यूक्लियस दिखा देना और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी आप दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो देखिए स्टूडेंट, एल्यूमिनियम और यहाँ पर लिख लेंगे आप नाइट्रेट, और नाइट्रेट हमेशा किस फॉर्म में होता है, NO3, और ये एल्यूमिनियम। तो देखिए स्टूडेंट, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, ओके, और NO3 पर कितना होता है, -1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये माइनस प्लस इसमें मत लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Al1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, AlNO3 इसका होल थ्राइस। ओके स्टूडेंट, क्योंकि 3 इसमें चले जाएगा तो NO3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। ओके स्टूडेंट, और इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए आप स्टूडेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या लिखिए, मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। अब देखिए मैग्नीशियम पर कितना वैलेंसी होता है, +2, और HCO3 पर हाइड्रोजन कार्बोनेट पर कितना होता है, -1। अब देखिए स्टूडेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, MgHCO3 इसका होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, क्विक लाइम। तो देखिए स्टूडेंट, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, क्विक लाइम। इसके बाद क्या पूछा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है, HBr। ओके स्टूडेंट, HBr। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा इसका जो 9th का और वाला पार्ट है वो क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन अ लेबोरेटरी 14 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट was allowed to react with 10 gram of acetic acid. After the reaction was completed, it was found that only 16.67 gram of solution was left because a gas escaped from the container. तो इसका ए वाला पार्ट क्या है, what was the mass of the gas that escaped into the atmosphere, और सेकंड वाला पार्ट क्या है, name and state the law applied to find the answer। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, मास ऑफ गैस दैट एस्केप्ड इनटू द एटमोस्फियर। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए आप A + B इक्वल्स टू, ये कोई कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और प्लस ये गैस निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट, ए वाले पार्ट की जगह हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो कितना ग्राम है, वो है 14 ग्राम। और बी की जगह हमें क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड, वो कितना ग्राम है, 10 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कितना हुआ, 14 + 10, टोटल कितना हुआ रिएक्टेंट, 24 ग्राम। और हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो गैस है वो कितनी है, 16.67 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये 24 ग्राम रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के भी 24 ग्राम के इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है ये कितना आएगा, ये हमारा लेफ्ट जो बचेगा वो कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, 24 में से अगर 16.67 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आएगा, 7.33 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 24 ग्राम और आप इनको ऐड ऑन कर दीजिए तो ये भी कितना आएगा, 24 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो सेकंड वाला पार्ट था वो क्या पूछ रहा था हमसे, वो उसमें पूछ रहा था कि नेम एंड स्टेट द लॉ अप्लाइड टू फाइंड द आंसर। तो हमने आंसर कैसे निकाला, हमने आंसर निकाला, लॉ अप्लाइड वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ स्टेट्स दैट अ मैटर कैन आइदर बी क्रिएट नॉट destroyed और मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये स्टेटमेंट्स को लिखकर आ जाना है अपने एग्जाम्स में, और थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स
10 Ne ये नियोन एटम है, 20 इज 90% एंड दैट ऑफ आइसोटोप 10 नियोन 22 इज 10%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम ऐसे लिखते हैं किसी एलिमेंट को, ये इसके यहाँ पर मान लीजिए ये तो है हमारा Z, क्या है Z, और ये क्या है A। तो देखिए स्टूडेंट, ये Z का सिग्निफिकेंस, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है मास नंबर, या मास भी बोल सकते हैं, सिंपल मास नंबर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो एटॉमिक मास नियोन का निकालना है हमें। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 20, 90%, तो इसमें क्या हो जाएगा? 20 तो इसका मास है नियोन का, और 90/100 प्लस, और इस केस में क्या है? 22 है इसका मास, और 10% इसका अपॉन 100। तो इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट, और इसको सोल्व कर लीजिए, ये 2.2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 9 2 जा 18 प्लस 2.2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 20.2। इतना, तो इतना हमारा 20.2 एटॉमिक यूनिट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप AMU भी लिख सकते हो या फिर खाली U भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट, हमारा 11th क्वेश्चन है, फ्रॉम द सिंबल 16s32 स्टेट एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बताया था ये होता है Z और ये होता है A। इसको बोलते हैं मास नंबर और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, इस केस में क्या होगा? सल्फर का क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। फिर इसके बाद मास नंबर ऑफ सल्फर, ये कितना होगा? 32, क्योंकि यहाँ पर 32 गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32। इसके बाद क्या पूछा है हमसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। देखिए स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो पहले शेल में कितने भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद कितने हो गए? अब ये 10 हो गए, इसके बाद लास्ट में कितने आएंगे? 6। ओके स्टूडेंट, और इसमें जो बी वाला पार्ट है वो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ 2 एलिमेंट्स गिवन बिलो वुड बी केमिकली मोर रिएक्टिव? एक्स ऑफ एटॉमिक नंबर 18 और एलिमेंट Z ऑफ एटॉमिक नंबर 16 एंड वाई। देखिए स्टूडेंट, एक एलिमेंट है X और दूसरा एलिमेंट है Z। X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 18 और Z एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो देखिए स्टूडेंट, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 8। तो देखिए स्टूडेंट, इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 8 और 8 16 और 2 18। तो इनके एटम जो मतलब इनके जो शेल्स है वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं स्टूडेंट। और एक ये देखिए आप, 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 एंड 6। और देखिए स्टूडेंट, इसका आउटर मोस्ट शेल है 6, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ओनली। लेकिन अगर इसमें 2 और होते तो ये कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता, लेकिन ये ऑक्टेट नहीं है। तो इसमें ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो Z है, Z एलिमेंट, वो मोर रिएक्टिव होगा, और उसका रीजन आप ऐसे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी 500 जूल। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? हाफ mv²। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 500 जूल, और मास क्या गिवन है हमें? मास है 100 ग्राम। तो इसे आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो ये 100 और इसको आप कर लेंगे 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1/1000 किलोग्राम, यानी कि मास की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 0.1 kg। अब देखिए स्टूडेंट, अब कैसे करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखेंगे हम? 500 जूल। तो 500 इक्वल्स टू हाफ, m की वैल्यू क्या है? 0.1 और v²। तो यहाँ से आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी? 100
मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को इससे डिनोट करते हैं पी से, और इसकी जगह मोमेंटम भी लिख सकते हो। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है हमारा 0.1 और वेलोसिटी कितनी आई हमारी 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा अब हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आपका ये आंसर हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट इसमें ध्यान रखिएगा, आप अपने एग्जाम में इस यूनिट को जरूर लिख कर आइएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है अ बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय सप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन ऑन अ स्ट्रेट पाथ ऑफ 20 मीटर on a roundabout of 10 meter diameter. He forgets the path and takes 1.5 turns and then continues on the straight path for another 20 meter. Find the net work done by the boy on the cart. तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, देखिए सपोज कीजिए कि एक ये पर्सन है और ये क्या कर रहा है स्टूडेंट कि ये 20 मीटर तो ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ही फॉरगेट्स द पाथ, ये पाथ को भूल जाता है। तो ये क्या करता है 1.5 टर्न ले लेता है और उसके बाद कंटिन्यू स्ट्रेट पाथ पर 20 मीटर और चलता है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें अगर हमें वर्क डन निकालना है और वर्क के लिए हमें 2 आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए, एक फोर्स और एक उसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्टूडेंट इस केस में हमें फोर्स तो गिवन है 8 न्यूटन, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना होगा, तो देखिए इस केस में 20 और ये 20। देखिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को ही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 20, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट ये एक राउंड में है, एक सर्कुलर फॉर्म में है और इसका डायमीटर क्या है 10 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट एक सर्कल की अगर हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही जा रहा है, ये क्या होगा 2πr, और ये कितने टर्न ले रहा है सर्कल के 1.5। अब 1.5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 1 3/2। तो अगर हम 2πr को इसकी पूरी सरकमफेरेंस को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3πr। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 3πr प्लस, अब ये फर्दर आगे चला जाता है तो ये कितना हो जाएगा 20। अभी टोटल कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 3 × 22/7 और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10/2 यानी कि 5 + 20। अब स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमें 20 और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा ये 47.14 + 20। तो ये टोटल टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 87.1 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 8 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 87.14। अब देखिए स्टूडेंट इसको आप फर्दर सोल्व आउट कर लेंगे वर्क डन, यानी कि वर्क डन क्या आएगा अपना टोटल, ये आ जाएगा आपका 697.12 जूल। क्या आ जाएगा जूल, 697.12 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अ मैन्स वेट व्हेन टेकन एट द पोल्स इज 600 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, विल हिज वेट रिमेन द सेम व्हेन मेजर्ड एट द इक्वेटर। और सेकंड पार्ट क्या पूछा है, विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज वेट, एक्सप्लेन। तो देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो क्या था, विल हिज वेट रिमेन द सेम व्हेन मेजर्ड एट द इक्वेटर। देखिए स्टूडेंट ये हमारा इक्वेटर होता है अर्थ का इक्वेटर और ये होता है पोल। देखिए स्टूडेंट इस केस में आप नो लिखेंगे क्योंकि हिज वेट विल नॉट रिमेन द सेम एज दैट एट दैट पोल। मतलब जो पोल है उस पर क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होती है कम होती है और इसकी रेडियस क्या होती है ज़्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी
ग्रेविटी क्या होता है, Gm/r²। अब देखिए इस केस में, इक्वेटर के केस में r क्या है, ज़्यादा है, तो g की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और इस केस में, पोल के केस में r क्या है, कम है, तो g की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और हमारा जो वेट होता है, वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो इस केस में आप क्या लिख कर आएंगे, नो, क्योंकि वेट क्या होगा, सेम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा था स्टूडेंट हमसे, विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज वेट, एक्सप्लेन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो डिक्रीज और इंक्रीज का केस है वो देखिए, देयर विल बी अ डिक्रीज इन हिज वेट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे अभी आप इस कॉन्सेप्ट से बता सकते हो स्टूडेंट। और एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स, डिक्रीजिंग टुवर्ड्स इक्वेटर। ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख कर आ जाना है, और ये डायग्राम आप बना कर भी आ सकते हो स्टूडेंट। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है, और अब हम सेक्शन सी को करते हैं। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या बोल रहा है, वी नो दैट फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी components such as protein, carbohydrate and fats which are required for proper functioning of the body. Justify the following statement. तो देखिए स्टूडेंट, इस पैसेज में क्या दे रखा है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की। इनके बिना शरीर ग्रोथ भी नहीं कर पाता और बीमारियों से बच भी नहीं पाता। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है हमसे, ए पार्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड वुड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसका आंसर कैसे लिख कर आएंगे स्टूडेंट आप, इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड इज वन ऑफ द मेजर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, एज द इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द फूड वी ईट। जैसे इफ वी ऑब्टेन्ड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड फ्री ऑफ जर्म्स कॉजिंग डिजीज, इट वुड डेफिनेटली प्रिवेंट अस फ्रॉम कैचिंग द इन्फेक्शन। इसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट हमसे, ये बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। तो इसमें क्या लिख कर आएंगे आप स्टूडेंट, देखिए इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट, यस बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी इज अप्रोप्रिएट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा विच इज टर्न्ड आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द हेल्दी बॉडी। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी बॉडी में अगर ये चीज़ें इनसाइड अगर हम देंगे तो इससे क्या होगा, हम जर्म्स, बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारी प्रॉपर ग्रोथ भी हो सकती है। तो आप इसको अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका जो सी वाला पार्ट है वो क्या है, इसका सी वाला पार्ट है, हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंट कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा यस, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially, and these conditions depend upon the surroundings, environmental condition. That means if there is an unhygienic condition in the surrounding area, it is likely we might get infected or diseased. तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी सराउंडिंग अगर अनहाइजेनिक कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको चांस होंगे कि आप डिजीज्ड हो सकते हो और या फिर इन्फेक्टेड हो सकते हो उस केस में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आसपास एटमॉस्फेयर में हाइजीनिक कंडीशन को बनाए रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट वाला जो और वाला पार्ट है वो क्या है, आवर सराउंडिंग एरियाज शुड बी फ्री ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, जो रुका हुआ पानी होता है वो। तो इसका आंसर क्या लिख कर आओगे आप स्टूडेंट, इसमें आप लिखेंगे यस दिस इज सो बिकॉज मैनी वाटर बोर्न डिजीज एंड इंसेक्ट वेक्टर्स फ्लरिश इन स्टैग्नेंट वाटर विच कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपने डेंगू सुना होगा, डेंगू, मलेरिया, इनके वायरस, ये क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर में ही पनपते हैं। तो अगर आप अपने आसपास के सराउंडिंग में, आपके आसपास के एरिया में अगर कोई भी वाटर देखते हो, स्टैग्नेट वाटर जिसमें वाटर रुका हो, तो उसको क्या करेंगे आप, रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट,
वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ए 4-man lift a 250 kilogram box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या पूछा है? हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ये होल्ड सिचुएशन है आपकी, ना तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ना इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो उस केस में यहाँ पर खड़ा है, स्टैंडिंग है, ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो हम वर्क डन बोलते, लेकिन यहाँ पर कोई वर्क डन हो नहीं रहा। अब देखिए इसका बी वाला पार्ट, वाई डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लग तो रहा होगा कि वो पर्सन कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिकल टर्म में, फिजिक्स के टर्म में हम क्या बोलेंगे? वर्क डन 0 है। लेकिन अब वो टायर्ड हो जाएगा, तो टायर्ड किस केस में होगा? जो उसकी मस्कुलर एनर्जी होगी, वो उसकी मस्कुलर एनर्जी वो इस मास को क्या करेगी? लिफ्ट करने की कोशिश करेगी, जिससे वो इसको उठा पाएगा। तो इस केस में उसकी मस्कुलर एनर्जी की वजह से वो टायर्ड हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब इसका सी वाला पार्ट देखो, हाउ मच वर्क इज डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस केस में होल्ड, जब फर्स्ट केस में क्या था हमारा? होल्डिंग वाली सिचुएशन थी, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है? ये पर्सन नीचे से ऊपर ला रहा है, मतलब लिफ्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है? एच हाइट गेन होगी, और जब भी हाइट गेन होती है उस केस में हमारी एनर्जी, वर्क डन किस फॉर्म में आता है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस केस में आप क्या करना? मास रखना, आप g रखना और h रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो और वाला पार्ट है, डिफाइन द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, राइट इट्स SI यूनिट एंड डिफाइन दिस यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों के आंसर आप देखिए। स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें ये होल्ड कर रहा था, तो इसमें क्या लिख कर आएंगे आप? वर्क डन विल बी 0 बिकॉज द बॉक्स डज नॉट मूव, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। ओके स्टूडेंट, अब इसका जो बी वाला पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे आप? इन होल्डिंग द बॉक्स मैन आर अप्लाइंग अ फोर्स विच इज अपोजिट एंड इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इसका यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो भी तो लगेगा ना नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स, और इसी के अपोज करने के लिए वो फोर्स जनरेट करेगा ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? वो होल्ड है, वो यहीं पर है, होल्ड है, लेकिन वो टायर्ड हो गया। और टायर्ड किस वजह से हुआ? देखिए स्टूडेंट, इक्वल टू द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स, मस्कुलर एफर्ट इज इन्वॉल्व्ड, सो दे फील टायर्ड। तो आपको ये लिखकर आना है। और देखिए स्टूडेंट, इसका सी वाला पार्ट क्या है? तो हमने बताया था कि mgh, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे? 250, g की वैल्यू क्या रखेंगे? 10, और h की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 मीटर। आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2500 जूल। तो इतना उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क करना होगा, क्योंकि वो अब होल्ड की सिचुएशन में नहीं है, अब वो नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, और इसका जो और वाला पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या बोल रहा है? डिफाइन वर्क डन, और वर्क डन को आप डिफाइन कर सकते हो इजीली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो आप ये लिख देना, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट्स SI यूनिट क्या होती है? इसकी जूल होती है, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जूल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग थ्रू 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।